अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 जो कि है हमारा बायस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पहली क्या थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि P/F यानी F जो है वो हो चुका हो तो हमें E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि मान लो तुम किसी शॉप में गए और तुम्हारी खुद की एक कोई लिस्ट है, उसको हम ई मान लेते हैं, उसमें तुम्हारे कुछ सामान हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, इसमें मान लो टोटल चीज़ है तो तुम्हारी जो इसकी ये जो सामान तुमने लिया है यानी जो तुम्हारी लिस्ट है, योर लिस्ट, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम यानी इस लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं, टोटल आउटकम्स यानी पूरी दुकान में जितने एलिमेंट्स हैं। ये तो हमारी होती है प्रोबेबिलिटी जो कि हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कंडीशनल पर आ रहे हैं। कंडीशनल ये है कि एक शॉप है, उसमें बहुत सारा सामान है, एक तुम्हारी लिस्ट है जिसको तुम वहाँ जाके खरीद सकते हो, तो उसके खरीदने की प्रोबेबिलिटी ये मिल गई। अब मान लो एक लिस्ट तुम्हें घर से दी जा रही है, घर से दी जा रही है क्योंकि तुम्हारे पास खुद के पैसे तो हैं नहीं, घर वाले पैसे देते हैं, तो ये जो है घर से लिस्ट जा रही है, या तो तुम्हारी मम्मी दे रही हैं या तुम्हारे पापा दे रहे हैं। तो अब कंडीशन ये लगा दी गई कि तुम्हें जो सामान खरीदना है वो इसमें से होना चाहिए। मतलब ये है कि मान लो तुम्हारा जो लिस्ट थी उसमें कई सारी चीज़ें थी, मान लो गेम थे, ठीक है, उसके अलावा शैम्पू, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। एक तुम्हारे घर से लिस्ट दी गई जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से ई की भी चीज़ें हैं और जो ई की चीज़ें नहीं हैं वो भी हैं। तुमसे ये कहा गया कि तुम दुकान को नहीं देखोगे, तुम देखोगे इस लिस्ट को, इस लिस्ट को देखोगे, फिर अपनी लिस्ट को देखोगे, तो इस लिस्ट में अगर कोई तुम्हारे मतलब की चीज़ है तभी तुम दुकान से खरीदोगे, वरना तुम नहीं खरीदोगे। तो ये आ जाती थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी कि एफ हमें दे रखा है, यानी जो घर से हमें लिस्ट जो है वो दे रखी है, तब हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल आउटकम्स तो नीचे रहते थे, अब टोटल आउटकम्स क्या है तुम्हारे लिए, तो यही हो गया ना, शॉप को देखना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम लिस्ट देखोगे तो लिस्ट में जो चीज़ है वही तुम शॉप में खरीदोगे। शॉप में जो चीज़ें हैं वो तुम ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रैंडम चीज़ उठाई वो तुमने खरीद ली, तुम्हें लिस्ट देखनी है। तो टोटल आउटकम्स तुम्हारे लिए जो आएंगे वो एफ से आएंगे। तो इसमें होता था एन एफ, और उसमें क्या है, जो तुम्हें पसंद है वो खरीद रहे हो और वो तुम्हें जो पसंद होगा वो एफ से ही होना चाहिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ये हुआ कि दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो जो कॉमन होगा वही तुम्हारे लिए फेवरेबल होगा। ये हो गई थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझ में आता था कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी और फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। ये हमने अभी तक देखा था। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 13.2 के लिए। तो उसमें क्या होता था, ई इंटरसेक्शन एफ जो है एफ हो चुका होता था, तब हमें E/F निकालना होता था। और ये फार्मूले से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये हम लोग पहले भी पढ़ते आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या करते थे, मान लो एक डाइस है, ठीक है, डाइस है, हमसे कह रहा है, चलो डाइस नहीं एक बैग मान लेते हैं, बैग वाला एग्जांपल ज़्यादा आसान रहता है। बैग में 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम यानी टोटल रेड बॉल कितनी है 6, फिर टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल कितनी है 6 + 5 यानी 11। तो ये पहली रेड बॉल निकल गई। अब हमें चाहिए थी कि पहली रेड बॉल निकल चुकी है तब हमें दूसरी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो दूसरी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, एक बॉल तो निकल चुकी, अब रेड बॉल बची 5, अब टोटल में से भी एक कम हो गए तो 5/10, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते थे, यहाँ पे पी आएगा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बैग दे रखा होता था, उससे हमें निकालनी होती थी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे सामने रखे हैं दो बैग, मान लो दो बैग रखे हैं, एक बैग हमारा है E1, एक बैग हमारा है E2, ठीक है, दो बैग हैं। अब हमें क्या निकालना है, मान लो इसमें दे रखी हैं 5 ब्लैक बॉल, 6 रेड बॉल, और इसमें 7 ब्लैक बॉल, और मान लो 4 रेड बॉल दे रखी हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इसको थोड़ा इमेजिन करो, मान लो तुम्हारे सामने दो बैग रखे हैं, तो पहली चीज़ जो होगी वो तुम्हारे लिए क्या चैलेंजिंग होगी कि किस बैग को हम पहले छुएं, यानी किस बैग से हम पहले निकालें, क्योंकि रेड बॉल तो इसमें भी है, रेड बॉल तो इसमें भी है, तो तुम E1 बैग से भी निकाल सकते हो, E2 बैग से भी निकाल सकते हो, तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब पहले तो सिलेक्शन देखेंगे हम E1 यानी बैग का, जो कि आएगा 1/2, क्योंकि एक ही बैग एट अ टाइम छुओगे, तो 1/2 टोटल बैग 2 हैं। इसी तरह से E2 बैग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2, ठीक है। तो पहला काम क्या रहा तुम्हारा, सिलेक्शन ऑफ बैग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिखी। उसके बाद में तुम रेड बॉल निकालोगे, तो यहाँ पे तुमने पहला बैग सिलेक्ट किया तो इतनी प्रोबेबिलिटी, पहला बैग सिलेक्ट, दूसरा बैग सिलेक्ट किया तो उस सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब तुम्हें पहले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो ये क्या आएगी इस तरह से, यानी पहला बैग सिलेक्ट हो चुका है, अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6/5 + 6 11। रेड बॉल की बात कर रहे हैं, यानी ए जो है वो है हमारा रेड बॉल। इसी तरह से दूसरा बैग सिलेक्ट कर लिया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/7 + 4 7 4 11 11, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, या तो इस बैग से निकलेगी या इस बैग से निकलेगी। जब भी या यानी और वाली कंडीशन आए, और वाली कंडीशन और एंड वाली कंडीशन, एंड मतलब जैसे दो बॉल निकालनी है तो 1/2, यानी पहली भी बॉल चाहिए दूसरी भी बॉल चाहिए, एंड वाली कंडीशन है, कंपलसरी है। यहाँ पे चॉइस वाला है, यानी इस बैग से हो या फिर इस बैग से हो, ऐसा नहीं कह रहा है कि दोनों बैग से हो, ऐसा कह रहा है कि एक बॉल निकालो या तो इस बैग से होगी या तो इस बैग से होगी। तो जब और वाली कंडीशन आती है तो बीच में प्लस लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PA = फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, प्लस सेकेंड बैग सिलेक्ट किया, सेकेंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बैग जब हमने सेलेक्ट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/2 और इसकी रेड बॉल निकलने की 6/11। सिमिलरली सेकेंड बैग 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11। अब इसको देखो, 6 ऊपर है 4 इधर है, तो 6 + 4 10 और नीचे 2 × 11 कैंसिल कर दो 5/11। तो रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/11। अब सुनो, ये हो गई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब ये हुआ कि हमसे सिर्फ ये टास्क दिया गया कि तुम जो है एक रेड बॉल निकालो, बस इतना कह दिया। तो अब हमारे ऊपर सारा कुछ बात दारोमदार आ गया कि हमें कैसे निकालना है। तो हमने पहले पहला बैग सिलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, या फिर हमने दूसरा बैग सिलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और फिर टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आ गई हमारी। अब हमसे इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हमसे अगर ये कंडीशन दे दे कि वो बॉल जो है वो फर्स्ट बैग से होनी चाहिए, क्या कह दे कि फर्स्ट बैग से होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे बायज थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट बैग से अगर प्रोबेबिलिटी निकलने की कंडीशन, यानी रेड बॉल तो मिल गई, रेड बॉल तो मिल गई, देखो रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें 5/11। अब ये कह रहा है कि ये जो रेड बॉल निकली है ये फर्स्ट बैग से होनी चाहिए, तो मतलब ये हो जाएगा कि रेड बॉल तो निकल चुकी है, हमें सिलेक्ट करना है फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी। तो ये आता है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट बैग की बात कर रहा है, तो सिंपल है यार, ज़्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं, याद हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है वो हम लोग इधर लिखेंगे PE1 PA/E1 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/11, 6/2 × 11 मतलब अपॉन,
ये हमारी टोटल कितनी आई है 5/11। ठीक है, तो 11 से 11 कैंसिल, 2 3 जा 6, 3/5। तो फर्स्ट बैग से निकले रेड बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5। तो सिंपल यही है हमारी बायस थ्योरम। तो हमें क्या क्या करना होता है, पहले तो E1 E2 चूज करना है। अब यहाँ पे सुनो, E1 E2 यहाँ पे हमने बैग ले लिए, हो सकता है दो मशीनें हों अलग अलग, हो सकता है दो बिल्डिंगें हों अलग अलग, हो सकता है कि दो सिचुएशन हों अलग अलग। तो कभी कभी सिचुएशन भी ढूंढनी पड़ती है। अच्छा, तुम यहाँ पे क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे ना तो तुम्हें उसमें खुद ब खुद मिल जाएगा कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तुम्हें E1 E2 और ए, ये तीन चीज़ें सिलेक्ट करनी है। E1 पहली सिचुएशन, E2 दूसरी सिचुएशन, ए कॉमन चीज़। तो कभी कभी क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन बड़ा सा देख लेते हैं और उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ये क्या ही पूछ लिया है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत मत करो, उसमें सिर्फ ऐसी चीज़ ढूंढो कि ये दो सिचुएशन हो सकती है। मान लो बीमारी की बात कर रहा है, तो ये अगर कह रहा है कि बीमार है, कैंसर है या नहीं है, इस तरह की एक्सीडेंट की बात कर रहा है, तो एक्सीडेंट किससे हुआ है, स्कूटर से हुआ या बस से हुआ। तो ये दो सिचुएशन हो गई, या तो स्कूटर से होगा या बस से होगा। हो रहा है एक्सीडेंट, यानी ए हो जाएगा एक्सीडेंट। तो इस तरह की चीज़ें निकालने की कोशिश करो, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। यानी आदमी जो है इस तरह से नहीं होता है। अब जैसे मैं हूँ, अगर कोई टीचर है वो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देता है, तो इसका मतलब उसने प्रैक्टिस की होती है ना। तो यहाँ पे सिंपल होता है मैथमेटिक्स, इसको उर्दू में रियाजी बोलते हैं, रियाज करना यानी बार बार प्रैक्टिस करना। अब जैसे बुक में जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से भी समझ लेते हैं, नहीं तो कभी कई सारे बच्चों को जो है ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि इसमें ये बुक में सब क्या दे रखा है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस वगैरह, ये थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इतना बड़ा सा क्या दे रखा है, ये E1 E2 E3 सब कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देख लेते हैं। देखो सैंपल स्पेस, सबसे पहले तो हमें पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल आउटकम्स का कलेक्शन। जैसे एक हमने डाइस उछाली तो उसमें कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेट थ्योरी के हिसाब से मान लो ये है हमारा पूरा सैंपल, इसको जिसको हम लोग सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट बोलते थे, ये है हमारा सैंपल स्पेस। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर हम पूरे भारत को सैंपल स्पेस मान लेते हैं और उसके जो स्टेट्स हैं उनको हम लोग सेट्स मान लेते हैं, E1 E2 E3, उसके बाद में हम उनका पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, बॉर्डर से डिवाइड करना। मान लो जो है इस तरह से ये हमने मान लो कुछ पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन का मतलब होता है कि एक बॉर्डर से डिवाइड करना, यानी उधर वाला हिस्सा जो है वो यूपी का होगा, इधर वाला हिस्सा जो है वो बिहार का होगा। इस तरह से जो है इसको पार्टीशन बोलते हैं। तो मान लो पार्टीशन किए गए राज्यों के, तो अगर हम उन राज्यों का, जो हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनका यूनियन ले लें तो वो क्या बन जाएगा, पूरा हिंदुस्तान फिर से मिल जाएगा, यानी सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम दो स्टेट्स का इंटरसेक्शन लें तो क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, क्योंकि उसको बॉर्डर के, जो बॉर्डर खिंचा होगा ना, जैसे इधर यूपी है इधर बिहार है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये ज़मीन यूपी की भी है और बिहार की भी है, यानी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसी तरह से इसमें भी हम लोग पार्टीशन लेते हैं। मान लो एस जो है वो हमारा कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है, और हमने इस सैंपल स्पेस को पार्टीशन कर दिया E1 E2 E3 E4, या फिर इसको हम लोग EN मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग n पार्टीशन कर रहे हैं, n पार्टीशन को डिनोट तो कर नहीं सकते। ये भी एक पार्टीशन हो जाएगा, इसको हम लोग E3 मान लेते हैं, एक ये मान लो E4। इस तरह से कई सारे हमने पार्टीशन कर दिए। ठीक है, तो लेट E1 E2 EN बी a partition of the सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस S, तो हमने ये पार्टीशन ले लिया सैंपल स्पेस S का। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स E1 यूनियन E2 यूनियन EN
ये इक्वल होगा एस के, ठीक है। एंड ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू फाई, जहाँ पर आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए बस। ई आई ई जे का मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम दो सेट उठाएंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। यहाँ पे E1 E2 जो है हम लोग सेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये हमारी दरअसल सिचुएशन है, प्रोबेबिलिटी में सिचुएशन है। मान लो n सिचुएशन दे रखी हैं, मान लो n मशीन दे रखी हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज़ कॉमन लेते हैं ए, जो हर सेट में कॉमन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए। जो चीज़ हमने अभी बताई थी कि E1 E2 E3 ये सिचुएशन हो गई, इन सब में ए जो है वो तुम्हारा कॉमन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उसमें जो कॉमन होता है वही आता है जो दोनों सेट में हो। ए और बी में जो कॉमन होगा वही आएगा ना। तो अगर हम मान लो लेट ए इज इक्वल टू, अगर हम ए लाना चाह रहे हैं तो हम ए का इंटरसेक्शन एस से ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ए इंटरसेक्शन एस लिया तो मतलब ये हुआ कि जो दोनों में कॉमन होगा वही आएगा। और कॉमन क्या होगा दोनों में, क्योंकि ए जो है वो एस के अंदर ही है, इसका मतलब ए ही आएगा, ठीक है। इस ए को हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। एस जो है वो हमारा क्या है, ये देखो E1 यूनियन E2 डैश 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 EN, इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए। अब इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ऐसा देखो यहाँ पे जो हम लोग हमेशा से ये बोलते आ रहे हैं कि यूनियन को जो है अगर लैंग्वेज में लिखते हैं तो और लिखते हैं, और न्यूमेरिकल में लिखते हैं तो एडिशन, इंटरसेक्शन एंड या फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको दिमाग में मल्टीप्लिकेशन की तरह रखो तो ये इस तरह का कुछ दिखेगा ना, ए बी प्लस सी, हम 3 के लिए ले रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते ए बी प्लस ए सी। यानी अगर हम इसको ऐसे सोच के रखें दिमाग में कि ये हमारा जो इस तरह से, सॉरी यहाँ पे यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, यूनियन तो हमारा प्लस होता है, तो इस तरह से था, तो हमने इसको ऐसे दिमाग में ले आए तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देते हैं। यानी ए को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ इंटरसेक्शन, जहाँ पर प्लस है वहाँ पे यूनियन, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे इंटरसेक्शन, इस तरह से आ जाती सिचुएशन। तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए का मल्टीप्लिकेशन E1 के साथ, ये प्लस को दिमाग में अपने ऐसे रखो, ए का मल्टीप्लिकेशन E1 के साथ प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन, प्लस लगाना यूनियन है, ए का मल्टीप्लिकेशन E2 के साथ प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन E3 के साथ डैश 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 प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन EN के साथ, ऐसे रखते हैं, ठीक है। और जब भी प्रोबेबिलिटी लेते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, जो यूनियन होता है ना उसको हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं प्लस की तरह। हम लोग अभी भी बता रहे हैं नंबर में जब भी आएंगे तो हम यूनियन को प्लस की तरह और इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन की तरह, और प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर ही होता है, 0 और 1 के बीच का नंबर होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे पी ए इंटरसेक्शन E1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डैश 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 प्लस पी ए इंटरसेक्शन EN, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर देंगे तो ये आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी E1 पी ए स्लैश E1, ऐसे लिखते हैं, पी E2 पी ए स्लैश E2 प्लस इस तरह से पी EN पी ए स्लैश EN, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे इन जनरल हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ, चलो ठीक है यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू समेशन पी ई आई इंटू पी ए स्लैश ई आई, और जहाँ पे आई हमारा क्या है 1 से n, हमने मान लिया था n पार्ट्स में हमने इसको पार्टीशन किया है, तो ये हमें मिल गया पी ए। तो मतलब क्या हुआ कि ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जबकि ई आई हो चुका है और
यहाँ पे मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब हमारा ई आई हो चुका हो, जो कि हम अभी एग्जांपल से पीछे समझ के आए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बायस थ्योरम क्या कहता है, देखो थ्योरम कोई भी हो, डेफिनेशन हमेशा सेम रहती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो अगर मान लो हमसे कह रहा है कि A1 तो हो चुका है, हमें निकालनी है EI की प्रोबेबिलिटी, यानी जैसे मान लो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी जबकि A हो चुका हो, तो क्या आएगा हमारा वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PEI इंटरसेक्शन A, चाहे A इंटरसेक्शन EI लिखो चाहे EI इंटरसेक्शन A लिखो, इंटरसेक्शन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी पहले आखिर में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं PEI इंटू PA/EI अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये समेसन PEI इंटू PA/EI। यहाँ पे EI हम लोग कर रहे हैं, इसको EJ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग किसी एक के लिए ही तो लिखेंगे, और आई यहाँ पर जो है इस तरह से। अब समझो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इस बैग, हम लोग यहाँ पे बैग थोड़ा समझ आता है ना, बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ जबकि ए हमारा आ चुका हो, इसको भूल जाओ। यहाँ पे हमसे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होगी, ये जो रेड बॉल है ये फर्स्ट बैग से निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये, यानी फेवरेबल आउटकम क्या है कि तुम्हें उसको फर्स्ट बैग से चाहिए है, और टोटल आउटकम्स क्या होंगे, जो उसकी रेड बॉल यानी जो है रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नीचे रहती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बायस थ्योरम। क्या बोलते हैं, बायस थ्योरम। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो, इसको सिंपल फार्मूला याद रखो, E1 E2 निकालने की कोशिश करो और हमें बायस थ्योरम लगा देनी है। अगर किसी एक सिचुएशन के लिए पूछ रहा है, अगर टोटल पूछ रहा है तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि टोटल पूछ रहा है या फिर हमसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पूछ रहा है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।